आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम आज मौजूद हैं तोसा विधानसभा क्षेत्र, और हरियाणा की काफ़ी हॉट सीट होती है तोसा विधानसभा क्षेत्र। और यहाँ पे हरियाणा के नहीं, पूरे भारत के नेता दौरा करते रहते हैं। आज मेरे साथ उपस्थित हैं उसी कड़ी में आते हैं स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव, और पार्टी बनाई है तो हम इनको भी नेता ही की श्रेणी में लेंगे। हम आज क्लियर करेंगे, बेबाक बातचीत करेंगे इनसे कि क्या सोचा, क्यों पार्टी बनाई, पार्टी बनाने के बाद आप किस तरीके से लोगों की सेवा कर पाएंगे। और यहाँ तोसा में आज ये मौजूद हुए हैं, और ये पंघाल हैं रमेश, इन्होंने आज ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी। एक जो बीजेपी सरकार किसानों के लिए अध्यादेश लेके आई है 3, उनके विरोध में, और इन्होंने प्रतिया भी जलाई है उनकी शांतिपूर्ण तरीके से। तो योगेंद्र यादव जी मेरे साथ मौजूद हैं, पहले उनसे ही शुरुआत करते हैं। योगेंद्र यादव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर जी। आपसे जानना चाहूँगा बेबाक तरीके से। हाँ, बिल्कुल, क्यों ना। काफ़ी दूर से आए हैं, पहले तो दिल्ली से इतनी दूर चल के, तो अब क्या समझे, लोग देख रहे हैं सभी आपको। पहले आते थे, पार्टी नहीं थी, सब चलता था, हाँ सोशल वर्कर हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन अब पार्टी बना चुके हैं स्वराज इंडिया, और पूरे भारत में पार्टी है आपकी पार्टी चुनाव भी लड़ चुकी है। हरियाणा में से 20-30 लोगों को आपने चुनाव लड़ाया था, लेकिन कुछ अच्छा खासा प्रभाव नहीं छोड़ पाई अभी इन चुनाव में। तो अब लोग तरह तरह की बातें करते हैं। आप अपनी पार्टी के एक विकास कर रहे हैं, पार्टी का कहीं ना कहीं पार्टी को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, पब्लिक में जा रहे हैं, लोगों को अपने लिए जोड़ रहे हैं। ये किसानों से क्या आपको पड़ी है, वो आप उन्हीं उसी श्रेणी में आपको लेके आते हैं। तो पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, उन लोगों को क्या कहोगे जो इस बारे में ये सोचते हैं आपके बारे में, ये बताइए। अम्बा जी, लोग समाज सेवा के नाम पे राजनीति करते हैं, हम राजनीति के नाम पे समाज सेवा करते हैं, यही फर्क है। हमने पार्टी आज ना बनाई, 2016 में बनाई थी। और पार्टी बनाने के बाद क्या किया, सबसे पहले हमने इस पे आंदोलन किया कि सरसों के किसान को फसल का दाम क्यों नहीं मिलता। एक नहीं, 52 दिन का धरना दिया। दूसरा क्या काम किया कि बाजरा के किसान को फसल का दाम नहीं मिलता, उस पे आंदोलन किया। हमने पार्टी बनाने से पहले जो काम किया, पार्टी बनाने के बाद वो काम और भी ज़्यादा तेज़ी से किया। सरसों का, बाजरा का, किसान को जो देश भर के अंदर सूखा हुआ था, सूखे के बारे में सुप्रीम कोर्ट गए, आदेश लेके आए कि किसान को सूखे में मदद मिलनी चाहिए। तो जहाँ तक किसान की बात है, मैं समझता हूँ कि इस देश में 2 ही पार्टियाँ हैं, किसान समर्थक हों और किसान विरोधी हों। जो मैंने आज के मंच पे खुल के कहा कि भाई केंद्र सरकार 3 अध्यादेश आज लेके आई है। जो उन 3 अध्यादेशों का समर्थन करता है वो एक पार्टी है, जो उनके विरुद्ध खड़े होने की हिम्मत करता है वो दूसरी पार्टी है, चाहे वो किसी भी विचार का हो। मैं जानता हूँ आरएसएस वाले लोगों ने इन 3 अध्यादेशों का विरोध किया है। धनखड़ जी समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी समर्थन कर रही है, आरएसएस के अपने किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, स्वदेशी जागरण मंच इसका विरोध कर रहा है। मैं स्वदेशी जागरण मंच वालों के साथ खड़ा होने को तैयार हूँ, आरएसएस वालों के साथ खड़ा होने को तैयार हूँ। चलो मिलके हम करते हैं। जहाँ तक किसान की बात है, 2 ही पार्टियाँ हैं, वो जो कि इस देश में समझती हैं कि खेती किसानी पर किसान का हक होना चाहिए और किसानी की खुशहाली के लिए चलनी चाहिए। और दूसरी पार्टी वो जो समझती है कि देश में खेती किसानी का मतलब है इससे डॉलर कमाए जाएं, इससे बड़े बड़े गोदाम भरे जाएं, इससे खेती का विकास होगा। और मैं समझता हूँ इसमें यही तो आज, चाहे वो चौधरी चरण सिंह हुए, खड़े होके बोले, चाहे जो भी पार्टी हो, वो किसान पार्टी से थे। तो किसान पार्टी और किसान विरोधी पार्टी वो सबसे बड़ी चीज़ है, और उसके अंदर कम से कम हम कहीं ना इधर हुए ना उधर हुए। पहले दिन से, जब 2014 में मोदी जी अध्यादेश लेके आए किसान की ज़मीन छीनने वाला, तो हमने हरियाणा के हर एमपी को जा के नमक की थैली दी कि भाई याद रखो किस ज़मीन का नमक खा रहे हो। तब भी वहीं खड़े थे, आज भी वहीं खड़े हैं। योगेंद्र जी, चलो अच्छी सोच है। अभी अध्यादेश लेके आई है, इसमें आपको खराब कौन सी चीज़ लगती है? 3 अध्यादेश हैं। पहला अध्यादेश कहता है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर जो जमाखोरी पे पाबंदी हुआ करती थी, वो पाबंदी हटा ली। इसका मतलब है किसी भी स्टॉकिस्ट ने चाहे जितना भी स्टॉक खड़ा करना हो करेगा। यानी कि पूंजीपति, कोई बड़ा थोक का व्यापारी, या बेसिकली वो जो अहमदाबाद बम्बई से बैठ के कंट्रोल करते हैं पूरा,
वो कहेगा भाई 1 लाख टन यहाँ पे इकट्ठा करके रख लो, वो कर सकता है। पहले लिमिट थी, अब नहीं है। इससे फ़ायदा किसे होगा? व्यापारी को फ़ायदा होगा। नुकसान किसे होगा? एक तरफ तो साधारण गरीब इंसान को नुकसान होगा, क्योंकि अब ब्लैक मार्केटिंग में होगी, दाम बढ़ाए जा सकते हैं। किसान को नुकसान इस तरह से होगा कि जो लाखों टन चने का स्टॉक लेके बैठा है, उसकी जब इच्छा होगी चने की मार्केट चढ़ाएगा, जब इच्छा होगी गिराएगा। किसान उसके हाथ में खिलौना बन जाएगा। ये किसान समर्थक कैसे है, तो मुझे समझ ही नहीं आया। किसान का क्या लेना देना, किसान को फ़ायदा क्या इस चीज़ से? पहली बात। दूसरा अध्यादेश है APMC, जो मंडियां हमारी हैं। बेसिकली सरकार ने अध्यादेश बना के ये कहा है कि आप मंडी के बाहर बेच सकते हो और आपको मंडी का कोई टैक्स उसमें देना नहीं पड़ेगा। सरकार कहती है, पहली नज़र में लगता है किसान को फ़ायदा है, अभी मंडी का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मंडी का टैक्स ना देने से होगा क्या? 1 साल, 2 साल, 3 साल, तीसरे साल मंडी तबाह हो जाएगी, गिर जाएगी मंडी। और फिर क्या होगा कि ये जो बाहर खरीद करेंगे वो किसान से मनमानी लूट करेंगे। ये बात बिहार में हो चुकी है। बिहार में 2006 में मंडियां ख़त्म हो गई थी। आज बिहार का किसान बर्बाद है। वो जो 1700 रुपये में जीरी हमारे यहाँ बिकती है, बिहार में 900 रुपये में बिक रही है। और अगर सरकार की नीयत साफ है तो हम तो बड़ी छोटी बात कहते हैं कि साहब आप इस एक्ट के अंदर एक लाइन और जोड़ दो कि मंडी के अंदर खरीद हो या मंडी के बाहर खरीद हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे कोई खरीद नहीं होगी। बोल दो, अगर हिम्मत है तो बोल दो। मैं हार पहनाने को तैयार हूँ, मैं इनका स्वागत करूँगा। धनखड़ जी आए, हम ये सारे के सारे किसान उनका स्वागत करेंगे, कहेंगे आपने बड़ा अच्छा काम कर दिया है, बोलो। तीसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून कहता है कि अब कंपनियां किसान से कॉन्ट्रैक्ट कर सकेंगी। अब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? तो मैं तो पढ़े लिखे किसानों के बीच में बैठा हूँ, मास्टर जी हमारे हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। ये पढ़े लिखे लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। 25 पेज का अंग्रेजी में कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसके बारे में होगा इसका फैसला जो है चंडीगढ़ के वहाँ पे किया जाएगा। कौन किसान चंडीगढ़ जाएगा? कौन कॉन्ट्रैक्ट करवा सकता है? जब कंपनी ने अपने हिस्से का लेना होगा, कंपनी यूँ उसकी जेब में हाथ डाल के लेगी, और जब किसान के हिस्से का देना होगा, किसान उसके गैल गैल घूमेगा, कुछ ना मिलेगा उसको। मेरा सिंपल सवाल है जी, अगर आपने 3 ये बहुत शानदार कानून, मान लो बड़े शानदार कानून हैं, मान लो किसान को बड़ा फायदा होना है, तो भाई आप अंधेरे में चोर दरवाजे से क्यों ला रहे हो? खुल के लाओ ना पार्लियामेंट के सामने। आप आओ सड़कों पे, कहो इसका कोई कोरोना वायरस से तो संबंध नहीं है, इसका कोई लॉकडाउन से संबंध नहीं है कि लॉकडाउन की बीमारी आप दे रहे हो। तो लॉकडाउन में, कोरोना में, जब संसद बंद है, जब कोई किसान बाहर आ नहीं सकता, आप चोरी छुपे क्यों कर रहे हो? अगर अंधेरे में कोई काम कर रहे हो तो चोरी का काम कर रहे हो, पीछे के दरवाजे से। आप बिल्कुल चोर दरवाजे से काम किया जा रहा है अध्यादेश के जरिए। अगर आपकी नीयत साफ है, यानी कि सरकार की अगर नीयत साफ है, तो भाई खुल के किसानों के बीच में आओ, कहो मैं तुम्हारे फायदे के लिए इतनी 3 शानदार चीज़ें लेके आया हूँ। किसान का कोई बावड़ा तो है ना, दिमाग तो खराब नहीं है? किसान आपका स्वागत करेगा, हार पहनाएगा, आपको लेके आएगा, समर्थन करेगा। इतनी शानदार चीज़ कर रहे हो, खुल के क्यों नहीं करते? क्यों चोरी छुपे कर रहे हो? आज यही देश में हो रहा है। लेबर कानून चोरी छुप, कोरोना के बहाने लेबर कानून ख़त्म करो, कोरोना के बहाने पर्यावरण के कानून ख़त्म करो, कोरोना के बहाने किसान के सर पे गुलामी ला दो। ये कंपनी राज लाने की कोशिश है खेती किसानी में। 15 साल से इन लोगों के मन में थी हिम्मत, ये और कांग्रेसी आज बड़े उछलेंगे, सच बात ये कांग्रेसी भी यही चाहते थे करवाना, हिम्मत किसी सरकार की नहीं थी। अब कोरोना का बहाना मिल गया तो इसकी आड़ के अंदर सब काम चल रहा है, और ये भी चल रहा है। योगेंद्र जी, चलो ये बातें हो चुकी। अभी हरियाणा में बड़ौदा चुनाव है, तो क्या सोचा है आपने? अपना कैंडिडेट वहाँ से भी उतार रहे हैं या फिर आप आगे आने वाले चुनाव में देखेंगे? हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है वहाँ पे, और हमने जैसे कहा हमारे लिए राजनीति में बिल्कुल खुल के, और जब हम चुनाव लड़ रहे थे तभी मैं खुल के कहता था, कोई नेता नहीं कहता था, मैं खुल के कहता था भाई हम तो चुनाव नहीं जीतेंगे। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस दिन हमने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उन्होंने कहा आपकी सरकार बनेगी तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा भाई किसी की भी बन ले, हमारी तो ना बनेगी, है ना। झूठी बातें करके पॉलिटिक्स नहीं करनी। हमें यहाँ पे किसान की राजनीति खड़ी करनी है, मजदूर की राजनीति खड़ी करनी है, दलित की राजनीति खड़ी करनी है, उसमें टाइम लगेगा। हमारे लिए चुनाव अपने संघर्ष को बढ़ाने का एक मौका है, इससे फालतू कुछ नहीं है। योगेंद्र जी, जमाना छल कपट का है, पूरी दुनिया बदली हुई है, आप कर रहे हो सतयुग की बात, हम बदल देंगे आपने बोला। आपके पास ऐसे कैंडिडेट उतारे हैं आपने पीछे जिनके पास पैसे का भाव था, अब अपने
साफ सुथरी छवि की उतारे, क्या सोचा वो आपने सोच के उतारी होंगे, परंतु कहीं ना कहीं आपने सोचा है जिस तरीके से आप अपने कैंडिडेट उतार रहे हो, जिस तरीके से आप पार्टी लेके चल रहे हैं, तो अब क्या बदलाव ला सकते हैं, क्या सोचा है? हाँ भाई, संयोग ये है कि उनमें से 3 साथी यहाँ बैठे हुए हैं। ये भाई वीरेंद्र सिंह हैं, जिन्होंने आज वहाँ से यहाँ तक आने में भी इन्होंने सोचा होगा कि अच्छा बस का खर्चा मैं कहाँ से दूंगा। ये स्थिति है, सच्ची बात मैं बोल दूं, ये उस संघर्ष से आया हुआ मेरा साथी है। ये इधर तेजपाल भाई बैठा नारनौल से, अपने ट्यूशन करके, अपने वहाँ पे कोचिंग कक्षा में पढ़ा के, ये वहाँ पे लोगों के जो बर्बाद किया जा रहा है वहाँ के पर्यावरण को, उसकी लड़ाई लड़ रहा है। और हमारे साथ युद्धवीर जी बैठे हैं, जो और किसी चीज़ से करेंगे, ईमानदारी से समझौता ये आदमी नहीं करेगा। आपने कहा साम दाम दंड भेद के बिना कुछ काम ना बनेगा, तो सोचा बदलाव ला सकते हैं इस तरीके से, क्या सोचा भाई? मेरा कितने साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल? भाई, अगर साम दाम दंड भेद करके कल को कोई सत्ता में आ रहे हैं, वो वही काम कर रहे हैं जो उनसे पिछले वाले ने किया, तो गद्दी पे बैठने जिसका लक्ष्य है वो उसको मुबारक हो भाई। गद्दी, इस देश के अंदर 5000 MLA होते हैं, किसी को नाम भी नहीं पता होता। आज इस देश में 800 MP हैं, किसी को नाम नहीं पता है। जयप्रकाश नारायण कभी ना MLA बना था, ना MP बना था, आज भी उसका नाम हमें याद है। मैं समझता हूँ जो ईमानदारी के रास्ते पे इसलिए नहीं आए हम राजनीति में कि हमें किसी कुर्सी पे बैठना था। भाई साहब, अगर कुर्सी पे बैठना होता ना, मुझे सिर्फ चुप रहने की ज़रूरत थी, बस अपने ज़ुबान बंद कर लेता, मैं भी कोई उप मुख्यमंत्री वगैरह बन चुका होता अब तक, है ना। बस ज़ुबान बंद के रखनी थी, लेकिन वो शायद हरियाणा की मिट्टी ऐसी है। हमने कहा भाई मुंह तो बंद ना करेंगे, बोलेंगे तो सही। तो राजनीति में इसलिए नहीं आए कि किसी तरह से कोई कुर्सी पे कभी लटक लेंगे ना, इसलिए आए हैं कि कुर्सी पे जाने का रास्ता बदलेंगे, कुर्सी पे किस तरह के लोग बैठते हैं उसका चरित्र बदलेंगे, कुर्सी पे जो लगाम होनी चाहिए उस लगाम को टाइट करेंगे। ऐसे में हमारे को कुछ मिले ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ निमित्त हैं, निमित्त से ज़्यादा कुछ नहीं है। योगेंद्र जी, किस तरीके का बदलाव लाना चाहते हैं? मतलब क्या बदलाव? आप कभी किसानों के साथ खड़े मिलते हैं, आप कभी ठेके बंद करवाने के लेके भी मिलते हैं, आप कभी हर मतलब जगह आप खड़े होते हैं, हर जगह हम देखते हैं आप वहाँ सबके साथ कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। तो बदलाव किसको बोलते हैं? किस चीज़ का बदलाव चाहते हैं? क्या बदलाव चाहिए? क्या मतलब जनता को भी पता चले बदलाव क्या है? क्या सोचते हो बदलाव? आपने जो बताया, कहीं किसानों के साथ तो कहीं मजदूरों के साथ, कहीं ठेके के खिलाफ मतलब औरतों के साथ जो शिकायत, जहाँ जहाँ व्यवस्था के जो शिकार हैं, मजदूरों का, दलितों का, इन्होंने इतना लंबा धरना चलाया, इनके साथ हम बैठे वहाँ पे। आपने पर्यावरण के शिकार जो लोग हैं उनका चलाया, उसके संघर्ष में। समाज में जहाँ भी ऐसा संघर्ष है, हम शिकार के साथ बैठे हैं, शिकारी के साथ नहीं बैठे हैं। हम अन्याय के खिलाफ खड़े हैं। और ये जो स्वराज शब्द हमारा है ना, स्वराज का मतलब ये नहीं कि अंग्रेज चले गए और स्वराज आ गया, नहीं। आज इस देश में स्वराज नहीं है। किसान जो अपनी फसल का दाम तय नहीं कर सकता, काहे का स्वराज है उसका? स्वराज ये जिसमें इस देश का अंतिम व्यक्ति, महात्मा गांधी कहते थे ना, अंतिम व्यक्ति की आंख से आंसू पहुंचना सच्चा स्वराज है। वो अंतिम व्यक्ति, वो औरत जो कि अपने दारू पी के आए हुए पति से रोज पिटती है, वो किसान जो कि अपनी फसल का दाम तय नहीं कर सकता, अपनी खर्चे से कम पे फसल को बेचता है, वो मजदूर जो कि पिट रहा है, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रहा है, जिस दिन उसका राज होगा, जिस दिन उसके हाथ में ताकत आएगी, अपनी तकदीर का फैसला वो कर सकेगा। क्या इस तरीके से बदलाव आ सकता है? क्या सोचा आपने? बिल्कुल बदलाव होते हैं दुनिया में। इतिहास का यही होता है। आपको बहुत लंबे टाइम तक लगता है कि ले दीवार से मैं सर मार रहा हूँ, कभी सर मारने से दीवार टूटेगी, और फिर अचानक क्या होता है, एक ईंट खिसक जाती है, आपको पता ही नहीं लगता को अचानक एक ईंट खिसक गई। एक ईंट खिसकी तो बस एक के बाद एक दूसरी ईंट खिसकनी शुरू हो जाती है। वो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे खिसकेगी जहाँ आपने अपना सर दे के मारा था। सर आप यहाँ मार रहे हो, ईंट कहीं दूसरी तरफ खिसक सकती है, लेकिन आपने सिवा दीवार पे सर मारा, इसलिए वो ईंट खेली है। इसलिए हम राजनीति करते हैं। मेरे लिए राजनीति ये है, राजनीति मेरे लिए युग धर्म है। योगेंद्र जी, आप सलीम के नाम से भी जानते हैं। अभी आपने पार्टी बनाई तो अब योगेंद्र यादव नाम निकल के आया है।
तो ये आपने योगेंद्र यादव लगाया, ये खाली वोट बैंक के लिए नाम लगाया, या फिर सलीम नाम आपका क्या सरनेम है, या फिर किस तरीके से क्या लगाते हैं? 2 मिनट की आप रिसर्च कर लेते, आपको पूरा पता लग जाता। मैं बता देता हूँ, किस्सा बड़ा साधारण है भाई। मेरे दादाजी हिसार के अंदर हेड मास्टर हुआ करते थे। मास्टर साहब हमारे साथ हेड मास्टर होते थे। वहाँ हिसार में दंगा हुआ, मुसलमानों का एक क्राउड आया और क्राउड आके बोला हेड मास्टर को कि बच्चों को, वार्डन भी थे वो, कि यहाँ पे जिन बच्चों ने, कि लड़कों ने आके मस्जिद के सामने खुराफात किए, इनको निकालो, हमारे हवाले करो। मेरे दादा ने वो कहा, राम सिंह जी ने, जो किसी भी मास्टर को कहना चाहिए कि आज मैं इनका माँ बाप हूँ, आज इनके माँ बाप नहीं है, मैं इनका बाप हूँ, पहले मेरा सर काट लो, फिर अंदर जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे। और उन्होंने गंडासे से उनका सर काट दिया। सन 1938 में मेरे दादाजी की सांप्रदायिक दंगे में गंडासे से काट के मौत हो गई। उस वक्त मेरे पिताजी 8 साल के थे। उन्होंने अपनी आँख से देखा है। सामान्य व्यक्ति होता वो आरएसएस का बन जाता, मैं ये करूँगा, हिंदू एकता, मुसलमानों को ये मारो वो करो, पर वो ज़माना दूसरा था। ऐसा नहीं कि मेरे पिताजी बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन महात्मा गांधी थे उन दिनों, तो मेरे पिताजी पे गांधी जी का बहुत असर हुआ और उन्होंने पार्टीशन की मारकाट भी देखी। और मेरे पिताजी के मन में पता नहीं क्या परिवर्तन आया कि उन्होंने तय किया कि मैं अपने बच्चों को, सब बच्चों को मुस्लिम नाम दूंगा। अपने नफ़रत का जवाब मैं नफ़रत से नहीं दूंगा, नफ़रत का जवाब मैं प्यार से दूंगा। ये जो महात्मा गांधी की बात थी। सो उन्होंने नाम, प्यार का नाम घर का नाम है। तो उन्होंने पहले मेरी बहन का नाम रखा। मेरी माँ ने हाथ जोड़ लिए कि भाई लड़की की शादी ना होगी, ऐसा ना करो, जो लड़का उस पर तुम कर लेना, जो करना है, लड़की को छोड़ दो। तो फिर मेरा नाम जब हुआ तो सलीम रखा गया। स्कूल में गया मैं तो बच्चे सब छेड़ते थे, क्योंकि अपने तो मुसलमान कोई था ही नहीं उस इलाके में। मैं गंगानगर में बड़ा हुआ था, राजस्थान में कोई मुसलमान तो वहाँ था नहीं। तो मैंने आके घर पे बोला, भाई या तो मेरा नाम बदल दो, नहीं तो मैं स्कूल ना जाऊँगा। हर कोई बच्चा मेरे से नाम पूछता है कि तू अपने बाप का नहीं है, तू गोद लिया हुआ है, तू ये है, तू वो है। उन्होंने कहा चल तो बेटा तेरा नाम बदल देते हैं। तब मैं योगेंद्र सिंह यादव हो गया। तो मेरा स्कूल का औपचारिक नाम योगेंद्र सिंह यादव हमेशा रहा। मेरे घर, माँ बाप, बहन, मेरे पड़ोस के दोस्त मुझे हमेशा सलीम बुलाते थे। हिंदुओं के खिलाफ कुछ ज़्यादा बोलते हैं। देश आज इस रास्ते पे चला गया है। ये जो लोग बार बार उछल उछल के हिंदू हिंदू करते हैं ना, इनमें से किसी ने अपने घर में मौत नहीं देखी है। मेरे दादा की मुसलमानों ने गंडासे से हत्या की थी। कितनों ने की है? जो बड़े हिंदू सम्राट घूमते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कितनों ने अपने घर के अंदर खून देखा है? मैंने खून देखा है। मेरे नाना ने इस देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपनी जान दी थी। टीबी हो गए थे, मर गए थे, पूछने वाला कोई नहीं था। मुझे पता है इन चीज़ों का। ये ज़्यादा जो बन के घूमते हैं। और मैं जानता हूँ ये देश, अगर हिंदू मुस्लिम एकता नहीं रहेगी, ये देश टूटेगा। किसी वचन को तोड़ने से अगर 3 लोग का साम्राज्य भी मिले तो मैं वो नहीं लूँगा। ये राम की मर्यादा है। उस पे ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। खुद देख रहा होगा क्या काम करेंगे और वो खुद फैसला कर लेगा। उनसे ज़्यादा धार्मिक हूँ, उनसे ज़्यादा आध्यात्मिक हूँ, इसलिए मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। योगेंद्र जी, एक सवाल और हो जाए। जरूर। क्यों आज हमारे साथ मौजूद हैं योगेंद्र यादव, स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और सब जानते हैं हमेशा टीवी पे हमेशा कहीं ना कहीं से छाए रहते हैं, परंतु हमारे भी कुछ सवाल थे मन में, वो कभी मिले ज़रूर जानेंगे। आज बेबाक तरीके से पंचायत के अंदर, पंच परमेश्वर पंचायत के अंदर बैठे हैं हमारे साथ, और तोसम ये स्कूल है यहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ से हम बातचीत कर रहे हैं बेबाक तरीके से। योगेंद्र जी, आम आदमी पार्टी छोड़ी आपने? हमने छोड़ी नहीं, निकाला। तो हम देसी भाषा में बोलें, मलाई नहीं मिली जब, या फिर किस तरीके से लोग कहते हैं आपको मलाई खाने को नहीं मिली उधर? हम राज्यसभा की टिकट का वेट करके, और जब राज्यसभा की टिकट ना मिली तब बाहर नहीं निकले थे। जिस दिन आम आदमी पार्टी जीती 2015 में, जब आम आदमी पार्टी सत्ता के शीर्ष पे थी, जब आपके हिसाब से मलाई बहुत गाढ़ी थी, जब जम गई थी, उस दिन हम बाहर आए। और क्यों आए? सारी दुनिया जानती है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। क्योंकि हमने सवाल पूछे। हमने पूछा था कि भाई जो बाकी भ्रष्ट लोग हैं, जैसे बाकी पार्टियां टिकट देती हैं, ऐसे आदमियों को क्यों टिकट दे रहे हो? जिस अपराधी के खिलाफ हमारी पार्टी ने पिछले साल FIR की थी, उसको तुम कैंडिडेट क्यों बना रहे हो? हमने कहा था ये 50-50 लाख के जो चेक आए, इसका हिसाब बताओ, कहाँ से आए, किसने दिए? ये सिर्फ प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव और आनंद कुमार, इन्होंने ही सवाल पूछे थे। बाकी सबको मलाई दिख रही थी कि भाई इस टाइम क्यों सवाल पूछें। हमने कहा नहीं, हम यहाँ पे किसी दरबार में बैठने नहीं आए, सच पूछने के लिए आए हैं।
तो उस टाइम जबकि सिर्फ जैसा मैंने कहा, अगर मैं कड़ी सजा मिली सच पूछने की? अगर मैं 1 साल अपना मुंह बंद कर लेता तो कोई ना कोई, जिसे आप मलाई कह रहे हो, उसका टुकड़ा तो मेरी तरफ गिर ही जाता ना, बिल्कुल, है ना। आंख खोल के उस मलाई को लात मार के बाहर आए, बोला कि ये सवाल उठाएंगे, संदेशा मेरे घर पहुंचा। गलती तो नहीं कर दी अपने बहुत बड़ी? आपको अब तक अगर मेरे बारे में पता नहीं लगा कि नहीं, आप सोचा हो, लाइफ में सोचा हो, बाद में आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ के? साहब, अगर आज मैं कोई थोड़ा सा आपको मन में लगा हो कभी? अगर मैं मंत्री होता, हो सकता है मेरे इर्द गिर्द चमचों की बहुत बड़ी जमात होती, लेकिन ये मेरे साथ ना होते। ये कहते कि यार ये भी आदमी ऐसा ही निकला, ये जो तेजबीर है, सब काम छोड़ के आया है, तेजपाल, ये देख के आया कि कोई होगा जो सच्चाई के लिए संघर्ष करेगा, ये मेरे साथ ना होता, ये मेरे पे थूक के बाहर चला जाता। मेरे को इनकी इज्जत ज़्यादा है। बाकी तो ये कुर्सी का तो ऐसे है भाई साहब, छोटे छोटे लोग बड़ी कुर्सी पे बैठ के पता नहीं कितने बड़े दिखते हैं। जिस दिन कुर्सी चली जाती है, सड़क पे चलते हुए लोग देखते नहीं हैं उनको। तो जिसका अपना कद होता है ना, वही दुनिया में टिकता है ना। मेरे को आज, जैसा मैंने कहा, अगर वो मैं उस समय पे ना बोलता तो मैं किशन पटनायक की तस्वीर के सामने कैसे खड़ा होता। अपने पिताजी के सामने, गांव में रहते हैं, साधारण तरीके से आज भी रहते हैं मेरे माँ बाप, उनके पास जाके मैं कैसे कहता कि मैं क्या। वो कहते अच्छा बेटा बड़ा आदमी बन गया, ज़िंदगी भर तेरे को सिखाया था वो सब छोड़ के बड़ा आदमी बन गया, है ना। मेरे लिए जो ज़िंदगी की सीख है, मेरे दादा ने जानबूझ के अपनी ज़िंदगी दी थी, सिर्फ इसलिए। वो तो क्या करना था, साइड में हट जाता, भाई बच्चे हैं तू ले जा। वो खड़ा हो गया ना, पहले मेरा गर्दन, उसके बाद कोई और। योगेंद्र जी, आखिर में एक सवाल और जानूंगा मैं आपसे। अभी सभी पार्टियां बोल रही हैं हरियाणा में मध्यवर्ती चुनाव कभी भी हो सकते हैं, क्या सोचा है आपकी पार्टी का, क्या भविष्य है, क्या सोचते हो, किस तरीके से पूरे भारत में पार्टी आपकी अपनी ये नहीं है खाली हरियाणा दिल्ली को लिया, पूरे भारत को ले लिया आपने, तो क्या सोचते हो आने वाले समय में, क्या आपकी पार्टी कहीं ना कहीं झंडे गाड़ पाएगी? हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट चुनाव नहीं है। दिक्कत ये हो गई है कि इस देश में हर कोई मानता है कि पार्टी पैदा ही सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए हुई जब तक पावर में नहीं आएंगे, जब तक सत्ता व्यवस्था नहीं बदल सकती। व्यवस्था तो नहीं बदलती, लेकिन इन बड़े बड़े नेताओं के कान पकड़ने का काम हो जाता है। ये क्यों, मतलब प्रकाश जावड़ेकर घबराए हुए घूम रहे हैं क्योंकि इन जैसे लोगों ने सवाल पूछे हैं, है ना। तो ये मानना कि, और हमारे लिए चुनाव हमारे संघर्ष की राजनीति का एक पड़ाव है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। संघर्ष करेंगे 4.5 साल, 3 महीना चुनाव भी लड़ेंगे, उसके बाद 4.5 साल फिर संघर्ष करेंगे, चाहे चुनाव में जीतें या हारें। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे। बरसाती मेंढक नहीं है जो सिर्फ चुनाव के लिए बाहर निकले और उसके बाद बिल में वापस घुस गए। वो काम ना आज तक किया है, ना कभी करेंगे। आज किसान के प्रतीक पे बैठ के आए हैं आप, कैसा महसूस हुआ? किसान का प्रतीक यानी कि एक किसान की आत्मा, एक जान होता है ट्रैक्टर, और किसान का अन्नदाता है ट्रैक्टर आज के ज़माने में, या ऊँट या बैल, 3 चीज़ें हैं। कैसा महसूस हो यहाँ तक आने में? क्यों गाड़ियों में चलते हैं आप ज़्यादातर, तो ज़्यादातर नेता ऐसी गाड़ियों में होते हैं, बड़ी बड़ियों में, तो यहाँ तक आने में 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर चल के आए हैं, तो कैसा लगा? उन नेताओं की तरह ऐसा तो नहीं है पूरा शरीर दुखने लग जाएगा, अभी जाएंगे आप? भाई साहब, आप शायद भूल गए हैं, मैंने 5 साल पहले पंजाब से दिल्ली तक ट्रैक्टर मार्च किया था जब नरेंद्र मोदी ये भूमि अधिग्रहण कानून ला रहे थे। 2 साल पहले हरियाणा में 100 किलोमीटर की गाँव में पैदल यात्रा की है। उससे पहले मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मई के महीने में 44 डिग्री टेम्परेचर में 20 दिन पैदल यात्रा की थी। पर हाँ, ये चीज़ हुई, बहुत अच्छा हुआ। असली बात ये है, मैं बताऊं भाई साहब, ये सब हम लोग निमित्त हैं, इससे फालतू कुछ नहीं है। अपने आप को पता नहीं क्या कुछ समझ लेते हैं हम कुछ नहीं है। हम नौका हैं जिसके ऊपर पाँव रख के कोई चल रहा है, और वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। एक छोटा सा शॉर्ट शब्द में बता दीजिए, घर के लिए, आपके अर्धांगिनी के लिए कैसे समय निकाल पाते हो आप? घर पे जाते इंतजार करते रहती है आप, एक हफ्ता उनसे मिल नहीं पाते, घर जाते क्या रिएक्शन होता है? मतलब ज़्यादा पूरा इंडिया संभालना पड़ता है आपको, कहीं से कहीं, कहीं का हमारा कहीं जाना पड़ता है, एक महीना भी बाहर रहना पड़ सकता है, तो घर जाते क्या रिएक्शन होता है उनके लिए, कैसे समय निकाल पाते? मेरे ख्याल में इसकी चिंता ऊपर वाले को बहुत रही होगी, इसलिए कोरोना ले आया, तो 4 महीना उनके साथ रहने का मौका मिल गया, और कोई टाइम है तो ऊपर वाले ने इसका तो अगले 1-2 साल का कोटा तो ऊपर वाले ने पूरा करवा दिया। बाकी सच बात ये है कि उनकी वजह से ही मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ। मैंने तो नौकरी छोड़ दी, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, और उन्हें कहीं यही जिस दिन ये सब मैं कर रहा था आम आदमी पार्टी छोड़ने का, मैंने उनसे पूछा जो सवाल आपने मेरे से पूछा था
कि कभी तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा कि ये सब चीज़ छोड़ के तुम्हारा हस्बैंड ये कर रहा है, प्रसिद्ध हो सकता था, ये हो सकता था। उसने कहा जिस दिन सच का रास्ता छोड़ दोगे उस दिन बुरा लगेगा, और कोई बुरा नहीं लगेगा। कभी उनसे भी मिलना चाहिए। ज़रूर आइए, मिलिए, आपका घर है। तो थैंक यू साहब, हमारे साथ बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो हमारे साथ योगेंद्र यादव बने होते स्वराज पार्टी से। इन्होंने जो बात बोली बेबाक बोली है, दिल खोल के बोली और पंचायत परमेश्वर के अंदर बोली है। तो मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।